हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और यहाँ पर हम देखेंगे ईवीएस के यानी कि एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम में, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, आईएएस हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पूरी आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा और बिल्कुल भी लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करनी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है और चीज़ों को अच्छा करने का एक जुनून आ जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, बाकी हम हैं। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। आपको एक क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन तैयार हो ऐसा नहीं होगा। एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। कम से कम 1 से आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होने वाला। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, ऑप्शन डी। तो सवाना वायोम में कैसी जलवायु पाई जाती है? पहला क्वेश्चन, सवाना वायोम में आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, यह पार्क लैंड भूमि है। पार्क लैंड भूमि जहां घास भूमियों में यत्र तत्र, कहने का मतलब कहीं कहीं पर, वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट, 5 मीटर लंबी और सघन हाथी घास सवाना प्रदेश की प्रमुख घास है। कौन सी घास? हाथी घास। ठीक। अगला पॉइंट, अब आपको यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है जो अगला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। अफ्रीका हुआ, भारत, ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इसके मुख्य क्षेत्र हैं सवाना बायोम के। और कहां पर, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है कि कहां पर इस बायोम को यानी कि सवाना बायोम को लानोस के नाम से जाना जाता है। लानोस के नाम से कहां पर जाना जाता है? तो आपका उत्तर सही होगा वेनेजुएला में। कहां पर? वेनेजुएला में इस बायोम को लानोस कहते हैं। ठीक है। और सवाना प्रदेश की खासियत क्या होती है? सवाना बायोम की खासियत क्या होती है? तो सवाना बायोम में जो पेड़ पौधे और जंतु होते हैं, इसमें सूखे को सहन करने की क्षमता होती है। क्या होती है? सूखे को सहन करने की क्षमता होती है। इस प्रदेश के वृक्षों में अधिक विविधता नहीं पाई जाती है। विविधता अधिक नहीं पाई जाती है। ठीक है। और इस बायोम में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं? हाथी, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, हिरण, जेब्रा, सिंह, चीता, तेंदुआ, गीदड़, घड़ियाल, और पक्षी में एमू पाया जाता है, शुतुरमुर्ग, ये सभी जीव जंतु पाए जाते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को बड़े बड़े शिकारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर अगर आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछा जाए, बड़े बड़े शिकारों की भूमि, अगर आपसे ये पूछा जाए अफ्रीकन सफारी करके भी पूछा जाए, यानी कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे अफ्रीकन सफारी के नाम से जाना जाता है, तो भी आपका उत्तर डी सही होगा, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। क्लियर हो गया कि इस क्षेत्र को बड़े बड़े शिकारों की भूमि क्यों कहा जाता है। उम्मीद है कि एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हुए और जितने मैंने पॉइंट बताए हैं सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है, बायोम नहीं है पूछा जा रहा है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से ये बात माइंड में रखनी है कि लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, है या नहीं है, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करनी है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। बायोम या जीवोम पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है। इसके अंतर्गत
वनस्पति और जीवों के समस्त जो क्रियाशील समूह हैं शामिल किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य बना करके जो एक जटिल समुदाय या जैव समुदाय विकसित होता है उसे ही हम कहते हैं बायोम। कहने का मतलब सब कुछ मिला करके जो बनता है वो बायोम कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन। चलिए आपको यहाँ पर और डिटेल में बता देते हैं। बायोम के अंतर्गत क्या सम्मिलित होता है, क्या क्या कौन कौन से तंत्र सम्मिलित होते हैं। तो बायोम के अंतर्गत पहला सदाहरित वन बायोम, दूसरा पर्णपाती वन बायोम, तीसरा सवाना बायोम, चौथा घास का स्थल या भूमि बायोम, पांचवा मरुस्थली या रेगिस्तान बायोम, छठा टुंड्रा बायोम। ये सभी इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र जो है बायोम नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, बल्कि किसी बायोम में एक ही प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, ये बायोम नहीं है, बायोम का हिस्सा आप कह सकते हैं कि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैविक और अजैविक घटक के बीच में क्या पाया जाता है, यही पूछा जा रहा है। इसके मध्य बिचौलिया यानी कि एक एजेंट नहीं होता, मीडिएटर, बिचौलिया। जैसे बोला जाता है इसके बीच में बिचौलिया ने काम किया, पैसा लेके भाग गया, तो मीडिएटर टाइप में। ऑप्शन यहाँ पर उत्पादक। तो जैविक और अजैविक घटक इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, यहाँ तक कि इसमें मनुष्य भी शामिल है। जैविक और अजैविक घटक आपस में संबंधित होते हुए एक दूसरे से परस्पर क्रियाकलाप करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए प्रकृति और पूरा एक फूड चेन जो खाद्य श्रृंखला है इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैविक और अजैविक दोनों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो उत्पादक होते हैं, जैविक और अजैविक जगत के बीच बिचौलिया होते हैं, मीडिएटर होते हैं, क्योंकि यही खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पूरे इकोसिस्टम के लिए भोज्य पदार्थ बनाते हैं और अपनी जड़ों द्वारा जल और अजैविक पदार्थ, जिसे हम कहेंगे पोषक तत्व, खनिज, लवण और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्लियर हो गया। विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है, उत्पादक, प्रोड्यूसर। अगला क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होता है। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, इकोटोन कहलाता। ऑप्शन ए, इकोटोन। हिंदी में कभी आपसे पूछा जाए अगर संक्रमिका करके, तब भी आप सही लगाएंगे ऑप्शन ए पर टिक, इकोटोन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, इकोटोन। पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। इकोटोन कहलाता है, संक्रमिका कहलाता है। देखिए नाम से पता चल रहा है संक्रमिका, संक्रमण, मतलब कहने का मतलब है कि दोनों के मध्य संक्रमण कैसे होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप में होता है कि ये चीज भी उसमें मौजूद हो, ये भी है। ठीक है, तो इकोटोन दो बायोम के मध्य का एक संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, ये जिसमें दो बायोम के जंतु और पादप पाए जाते हैं। जैसे ये हुआ, तो इसमें से भी कुछ ऐसा, कुछ इसमें से भी ऐसा, तो दोनों बायोम ए और बी हुआ, तो दोनों बायोम के पादप और जंतु इसमें पाए जाएंगे, सी में। ठीक है, और यहाँ पर जो सक्सेशन है, ये अनुक्रमण उसे कहते हैं जब एक जैव समुदाय का स्थान समय के साथ दूसरे जैव समुदाय के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। मतलब जैसे एक यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि ये बंजर भूमि है, यहाँ पर कुछ जीव जंतु रह रहे हैं, तो समय के साथ ये भूमि उपजाऊ हो गई, जिसमें
कि ढेर सारे जीव जंतु रहने लग गए, जैव विविधता हो गई। तो कहने का मतलब ये अनुक्रमण कहलाता है। एक खराब चीज से अच्छी चीजें विकसित होती गई हैं और इसमें जो जीव जंतु थे वो अलग अलग जीव जंतु दूसरी जगह पर विकसित होते गए। ये होता है सक्सेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, और आपको बता दें इसमें एक ऐसी अवस्था आती है जो चरम अवस्था होती है, जो क्लाइमैक्स होता है, उसमें एक प्रजाति द्वारा दूसरे का अनुक्रमण जो होता है उस समय के साथ धीमा पड़ जाता है और धीरे धीरे प्रजाति निश्चित स्वरूप प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो एक समय ऐसा आता है कि जब ये अनुक्रमण रुक जाता है और यहाँ पर एक टिकाऊ यानी कि ये स्थिरता आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाइमैक्स भी आपने जान लिया। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताते हैं जीवों और वातावरण के मध्य, जीवों का समूह है और वातावरण एनवायरनमेंट, इसके मध्य स्थापित होने वाला जो अंतर संबंध है, इंटरेक्शन है और एक दूसरे पर निर्भरता जो है, इस पर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा दिया गया? A.G. टांसले के द्वारा। ठीक है, A.G. टांसले के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया। और आपको यहाँ पर बता दें पारिस्थितिकी तंत्र में वातावरण या उसके घटकों में आने वाले कुछ छोटे परिवर्तनों को समायोजित करने की अपने आप की एक क्षमता होती है कि जितनी भी चीज़ें हो जाती थोड़ी बहुत उसे बैलेंस करना। जैसे कि अगर हम नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसा उठा पटक या थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, ज़्यादा खुशी कम खुशी या थोड़ा सा दुख ज़्यादा खुशी, कुछ ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस स्टेट में अपने माइंड को करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही पारिस्थितिकी तंत्र में वातावरण और उसके घटकों में आने वाले कुछ छोटे छोटे परिवर्तनों को समायोजित करने की, एडजस्ट करने की खुद से क्षमता होती है, जिसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस कहते हैं, होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर अगर कभी पूछा जाता है तो होम्योस्टैसिस लिख देते हैं, होम्योस्टैसिस। बस ये जानिए कि बैलेंस करने की स्थिति होती है पर्यावरण में भी, पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरण और जीवों के बीच जो कुछ भी इस तरीके से होता रहता है पूरा, तो इसे हम इस स्टेज को कहते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास का मैदान, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र या सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र? ऑप्शन कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है डी, सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र। क्लियर है? वेरी गुड, ऑप्शन डी सही हो जाता है। सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। कितने क्षेत्र पर? तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर ये पाया जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो A.G. टांसले ने किया था। किसने किया था? A.G. टांसले। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होता है? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, सागरीय या महासागर। तो सबसे स्थिर जो इकोसिस्टम होता है महासागरों को माना जाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी, जितने भी जीवधारी वहां पर हैं, जंतु, पेड़ पौधे सभी, और वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से जीवधारी और अजैव घटक मिलकर के पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पारितंत्र कैसे बनता है, जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप जानते रहिए इकोसिस्टम के अंदर जो जैविक घटक होते हैं, मैंने बताया जीवधारी और अजैविक, यानी कि जैविक और अजैविक घटक मिलकर के बनते हैं। लेकिन अगर हम जैविक घटक की बात करते हैं तो जैविक घटकों को भी दो मुख्य भागों में बांटा गया। कौन कौन से? जैविक को स्वपोषित संघटक और परपोषित संघटक।
क्लियर है? स्वपोषित और परपोषित। स्वपोषित जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषित जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आपको यहाँ पर हम क्लियर ही कर देते हैं। पारितंत्र के प्रकार, जो इकोसिस्टम होता है उसका प्रकार, एक होता प्राकृतिक, दूसरा होता मानव निर्मित। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित, दूसरा मानव निर्मित। अब प्राकृतिक में क्या है? स्थलीय पारितंत्र की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक में आता है, स्थलीय पारितंत्र में वन, घास के मैदान, घास के जो मरुस्थल होते हैं, टुंड्रा मैदान, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, टैगा, शंकुधारी वन, ये सभी है। और जलीय पारितंत्र में स्वच्छ जलीय पारितंत्र होता है, सागरीय जल पारितंत्र होता है, इस तरीके से है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग आराम से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, और हम सारी चीज़ों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग, वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, संपोषणीय विकास। ऑप्शन सी सही होता है, संपोषणीय विकास। तो संपोषणीय विकास मानव विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम बिना नुकसान पहुंचाए खूब उसका प्रयोग करिए आप, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, पेड़ पौधों को काटना नहीं है, वहाँ पे साफ सफाई, मतलब उसको नेचुरल वे में ग्रो करने दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ भावी जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनके न्यूनतम उपयोग पर बल दिया जाता है। मतलब आप अंधाधुंध मतलब यूज करते जाइए, आगे की पीढ़ी के लिए आप कुछ सोच ही नहीं रहे, बस जो भी है हमारे तक ही है, ऐसा है, अपने कॉन्सेप्ट बना रखा है, इस चीज़ को कम करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनली देखिए, क्वेश्चन पर कभी मत जाइए, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाए। कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए, इसीलिए हम बार बार कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो बताते हैं। आप भले ही टॉपिक ना पढ़ें, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका वो टॉपिक, उस जो कॉन्सेप्ट है 100% वो क्लियर हो जाएगा। गारंटी इस बात की, अगर आप ध्यान से मेरी क्लासेस देखेंगे, किसी भी एग्जाम में आप असफल हो ही नहीं सकते। हम देखते हैं सारे एग्जाम और सारे क्वेश्चन पेपर, और हम बहकाने का काम बिल्कुल भी नहीं करते। एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी होता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए कि जो मैंने अभी बताया आपको, संपोषणीय विकास, ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप कर ले जाएंगे। और 100% ये लिख करके ले लीजिए, जो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया उससे रिलेटेड, अब कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया तो टॉपिक तो कोई छोड़ेगा नहीं ना, टॉपिक ही छोड़ देगा तो पूछा क्या जाएगा एग्जाम में। टॉपिक आता है, कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन डिफरेंट होता है, क्वेश्चन आपको समझना होता है, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है, विकल्प कौन सा सही नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सही नहीं पूछा जा रहा है, यह जैविक और अजैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल, इसे हम नहीं यहाँ पर खाना बना करके भेजते हैं, खुद बनाता है, खुद इसकी प्रोडक्टिविटी होती है, और इस तरीके से ये ऊर्जा चलती रहती है। ये एक बंद पारितंत्र होता है और ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है, डी। तो विकल्प आपका सी होता है, बच रहा है, तो विकल्प यही नहीं सही है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है कि ये बंद पारितंत्र है, ये इसके विषय में सही नहीं है। ठीक, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट ये जानिए कि मैंने आपको बताया इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले एजी टॉन्सले ने किया। ठीक है, कब? 1935 में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, इकोसिस्टम। ठीक है,
तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है भाई, बंद नहीं होता है। इसमें देखिए इकोसिस्टम में जैविक अजैविक संघटक, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू रसायन चक्र, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, उत्पादकता, इसकी जो स्थिरता होती है, पादप जगत होता है, जीव जगत होता है, बायोम होता है, पर्यावरण जो असंतुलन होता है, प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण और पर्यावरण प्रबंधन, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है? समपारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, सिनेकोलॉजी कहा जाता है जिसे। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, यह पृथक जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। बिल्कुल नहीं है। यह जैव समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन आपका बी ही सही होता है। ठीक है, तो जो समपारिस्थितिकी होता है या जिसे हम समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी या फिर सिनेकोलॉजी, इसमें क्या होता है, जैव समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले समस्त समूहों, जिसमें जैविक समूह या समुदाय और वहाँ के पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच? जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। ऑप्शन ए सही होता है, जीव और वातावरण के बीच। पारिस्थितिकी को सबसे पहले परिभाषित करने का और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय किसे जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो अर्नेस्ट हैकल को। ये जर्मन जीव वैज्ञानिक है, जर्मन जीव वैज्ञानिक है 1869 में। और इनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, इससे जीव और उनके स्थान के संपूर्ण जैविक और अजैविक के अध्ययन का बोध होता है। और इतना ही नहीं बल्कि इनके अंतर संबंधों की जटिल प्रक्रिया की ओर भी समझने का मौका मिलता है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ओडम ने, रॉनकियर ने, क्लीमेंस ने या अर्नीज नेस ने। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी। तो गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नीज नेस ने किया 1973 में। यह पर्यावरणवाद की एक ऐसी विचारधारा है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक क्रांतिक रेडिकल उपायों पर बल देती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय किसे जाता है? कई बार हम आपको ये बता चुके हैं इससे पहले। वेरी गुड, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, एजी टांसलेक हो जाता है, ऑप्शन बी सही होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका श्रेय जाता है एजी टांसलेक को दिया जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है उस वातावरण से जहाँ पर जैविक घटक और अजैविक घटक एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अंतर संबंधित होने का मूल कारण ये होता है कि जैविक समुदायों के बीच जो खाद्य ऊर्जा का प्रवाह है। ठीक है, और आपको बता दें जो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये गत्यात्मक है, डायनेमिक है, ना कि स्थिर है। तो जब भी पारिस्थितिकी तंत्र की बात आती है तो ये समझिएगा गत्यात्मक, डायनेमिक है ये। ठीक है, और ये खुला तंत्र है, बंद नहीं है। दोनों क्वेश्चन पूछा गया भाई, स्थिर है कि या गत्यात्मक है, तो गत्यात्मक है। ये खुला तंत्र है जिसमें समय, पारिस्थितिकी और मानवीय हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन आता रहता है। तो हस्तक्षेप है तो बंद कैसे होगा? बंद होता तो इसमें हस्तक्षेप नहीं होता। क्लियर है?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, करेंगे सभी का जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, विकल्प आपका सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं कौन? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, उत्पादक। ऑप्शन सी सही होता है, उत्पादक। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन ए, ठीक है, इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर, ऑप्शन ए, सागरी या महासागर पारिस्थितिक तंत्र। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, संपोषणीय विकास। अगला, निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा, यह एक बंद तंत्र होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एक खुला तंत्र होता है जिसमें कि हस्तक्षेप शामिल है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकी यानी कि समुदाय पारिस्थितिकी सेनेकोलॉजी के लिए सही है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी सही होता है, यह जैव समुदायों के जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, किसके बीच? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, जीव और वातावरण के बीच। ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, अर्नीज नेज ने। ऑप्शन डी सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है किसे? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी, ए.जी. टांसले को। ऑप्शन बी सही होता है, ए.जी. टांसले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है, साथ साथ में हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से आपको बताना है, सागरी, वन, पर्वतीय या मरुस्थलीय। ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप लोग फटाफट से नीचे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो इसी के साथ ही आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। और आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। वहाँ पर हम आपको लाइव कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी और कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।